वेलकम टू सी यू एट वर्क। आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं उन्होंने रिसेंटली एक डील कंक्लूड की है जो कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की अगर बात करें तो ये दूसरी सबसे बड़ी डील है पिछले 20 सालों में। जी हम बात कर रहे हैं प्रशांत कुमार की। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो शेयर होल्डर्स हैं जिनका लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है मार्च में, आखिर वो रुकेंगे बैंक में या जाएंगे। आइए बात करते हैं। हमसे खास बातचीत करने के लिए तैयार हैं मिस्टर प्रशांत कुमार जो कि येस बैंक के एमडी एंड सीईओ। सर आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में। आपकी जो रिसेंटली कंक्लूडेड डील है उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन इससे पहले हम बातचीत शुरू करें, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप जब करीब 3 साल पहले अपॉइंट हुए थे येस बैंक में, तब आपके मन में क्या चल रहा था जब ऑफिस आप जा रहे थे? मुझे पता है वो दूसरा ऑफिस था लेकिन जब पहले दिन ऑफिस गए थे तब आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए उस टाइम पर टू बी वेरी फ्रैंक मुझको बिल्कुल नहीं मालूम था कि क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस करना वाले हैं, पर उसके साथ मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था कि कोई भी प्रॉब्लम होगी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये प्रेरणा के बाद तो बिल्कुल ये जो डील है वो आपने जो रिसेंटली कंक्लूड की है उसके बारे में बात करते हैं। करीब 8,900 करोड़ रुपए इस डील से रेज होंगे जैसा कि आपने स्टॉक एक्सचेंज नोटिफिकेशन में बताया है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा पार्ट है वो डील का कंक्लूड हो गया है और कौन सा बाकी है? देखिए जो डील थी इसको इस ढंग से स्ट्रक्चर किया गया है कि हमारे पास 8,900 करोड़ में से 6,500 करोड़ आ चुके हैं और बाकी अमाउंट मार्च 23 के बाद जो वारंट हैं वो कन्वर्ट होंगे, तब हमारे पास वो पैसा आएगा। और उसका रीज़न ये था कि जो बैंक की रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग मार्च 23 से पहले 26% से कम नहीं हो सकती। जी अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग 30% है। जी अगर ये पूरा 8,900 करोड़ आ जाता जी एक साथ तो स्टेट बैंक की होल्डिंग 24% आ जाती। 6,500 करोड़ आने से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग अभी 26.1% आ गई है। और जब वारंट कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनकी होल्डिंग 24% हो जाएगी। तो ये वारंट कन्वर्शन कब तक होने की संभावना है? जो हमारा एग्रीमेंट है उसके हिसाब से मार्च के बाद 18 महीने के अंदर वो कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं जी, जो इन्वेस्टर्स की ऑप्शन है जी, पर उसका प्राइस पहले से फिक्स है जी, जो कि आपने पहले से डिस्क्लोज किया है। अब ये अमाउंट आ चुका है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ इससे येस बैंक के CRAR पे CET1 रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा और कब तक वो इंक्रीज़ होगा, अगर आप टाइमलाइन भी बता पाएँ। तो देखिए जो हमारा ये कैपिटल रेज हुआ है ये हमारा जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा। तो जो हमारा CET है वो 250 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव इमीडिएट हो जाएगा। ओके। और जब वारंट कन्वर्ट हो गए तो हमारा CET 400 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव होगा। तो आज की तारीख में जो हमारा CET 11.7 है वो 15.7 हो जाएगा और हमारा जो ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 20% से ऊपर हो जाएगा। ओके, सो 20% से ऊपर हो जाएगा आप बोल रहे हैं Q1 तक, लेकिन अगर हम अगले क्वार्टर तक की बात करें तो करीब 18-19% तो अभी हो गया है। अभी हो जी। दूसरा जो सवाल समझना चाहूँगा, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की और दूसरे जो निवेशक हैं उनका लॉक इन पीरियड मार्च में ख़त्म हो रहा है। मार्केट में बड़ी चर्चा है कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो येस बैंक में रुकेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके टेन्योर में डबल रिटर्न करीब मिल चुका है। 10 रुपये के भाव पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और अभी जिस हिसाब से शेयर का प्राइस है उसके हिसाब से उनका प्राइस तो डबल हुआ है। तो आपकी जो कोई बातचीत हुई है शेयर होल्डर से, कोई फीलिंग आपको दी है कि किस तरीके से वो रुकना चाहते हैं अभी या फिर एग्जिट रूट लेंगे? देखिए जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं हम उनसे हमेशा एक बातचीत हमारी रहती है। जी। मैं किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टर के बारे में तो नहीं बोल सकता क्योंकि सब लिस्टेड एंटिटी हैं जी, पर जो हमारी बातचीत हुई है सभी इन्वेस्टर्स से उससे हमें किसी तरह का कोई भी हमारे लिए कंसर्न नहीं है। अच्छा जी। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि मार्च का जो इवेंट है उसका बैंक के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। मतलब जैसा कि हमने देखा है न्यू एज कंपनियों में जैसे ही लॉक इन पीरियड ख़त्म होता है इन्वेस्टर्स निकल जाते हैं। हालांकि ये डिफरेंट केस सिनेरियो है, यहाँ पर तो रिटर्न आ रहा है इन्वेस्टर्स को। अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं तब तक इस तरीके के कोई भी फीलर्स किसी भी शेयर होल्डर्स ने नहीं दिए? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ना तो हम न्यू एज कंपनी है और हमारे इन्वेस्टर जो हैं वो भी बहुत ही रेप्यूटेड
इंडिया के बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर साइड से। जी बिल्कुल। दूसरा अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स का हमेशा से डिमांड रहता है कि भाई कंपनी में ग्रोथ हो, जी रिटर्न ऑन एसेट्स अच्छा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता हूँ। आपको लगता है कि जिस तरीके का मोमेंटम खासकर इस कैलेंडर ईयर में येस बैंक के लिए शुरू हुआ है, वो आपको लगता है Q3 Q4 या फिर उसके आगे भी लेकर जाएंगे? देखिए, पीछे भी अगर आप देखें तो 2 साल से ज़्यादा हर क्वार्टर में हमारी परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर से बेहतर हुई जी और हम इसी तरह से इसका आगे भी इम्प्रूवमेंट हमारा होता रहेगा, दोनों तरफ से, हमारे ऑपरेटिंग मैट्रिक्स के अंदर भी और हमारी ग्रोथ के अंदर भी। तो जो परफॉर्मेंस है वो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बेहतर होगी और हमें पूरा विश्वास है कि जहाँ तक ROA की बात है, मार्च 24 में हम अपने कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को 1% ROA दे पाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं ROE का कोई टारगेट आपसे जानना चाहूँ कि बैंक किस तरीके से देख रहा है? देखिए, हमारे लिए, क्योंकि हमारा इक्विटी बेस बड़ा है, अगर हमें 14-15% का ROE देना है तो हमें ROA जो है वो 1.5% करना पड़ेगा। जी उसके अंदर वो हो सकता है मार्च 25 या मार्च 25 और 26 के बीच में हम उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो आपका मानना है कि जब तक आपका टेन्योर है और शायद आगे भी बढ़े, ये टेन्योर ख़त्म होने तक जो ROE है वो 15% के आसपास हो सकता है और ROA 1 से 1.5% की रेंज में आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए। मैं अब ये समझना चाहूँगा कि अभी तो फ्लाइट शुरू होने वाली है, ऐसा लग रहा है आपके ग्रोथ पाथ के डायरेक्शन को लेकर। अगले जो 3 साल होंगे वहाँ पर किस तरीके का बैंक की स्ट्रैटेजी रहेगी कि जो आप जो टारगेट जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करें? देखिए, एक तो हमारी जो सबसे बड़ी बात है, 2 तरह से, एक बिजनेस और दूसरा बिजनेस से अलग हट के। अगर हम बात करें हमारे पूरे बैंक के DNA की, थॉट प्रोसेस की, तो जो हमने पिछले 2 साल में भी किया है और आगे भी करते रहेंगे, इस बैंक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसकी जो सोच है वो गवर्नेंस, कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट, इसके अंदर पूरी तरह से उसकी वो समझ आ गई है। लोग डिसीज़न लेते हैं अपना और उसके लिए पूरी अकाउंटेबिलिटी है। बिजनेस की जहाँ तक हम बात करें, जो हमारा करंट, अगर आप देखें देश की GDP जो ग्रोथ है, हम 7% के आसपास की बात करते हैं। जी बिल्कुल। IMF ने भी 6.9% 6.9 बोला है जी। तो हमारा अपना ये मानना है कि जितना GDP की ग्रोथ है, बैंकों की ग्रोथ उससे दुगनी बिल्कुल होती है और हम उससे ज़्यादा ग्रो करना चाहेंगे। हमारा इसी सिस्टम के अंदर हम सोचते हैं कि अगर 20% की ग्रोथ हर साल हम करें तो वो बहुत रीजनेबल है, क्योंकि इस ग्रोथ में हम किसी तरह का कोई हाई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि ग्रोथ के साथ साथ हम ये बहुत समझते हैं कि किसी तरह का हम रिस्क नहीं लेंगे और प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ओके। एक आपने ये प्रॉफिटेबिलिटी की बात कही, जो कि आपने बोला कि लास्ट के 2 साल से लगातार ये जर्नी चल रही है। वहाँ पर आपने पिछले अगर 3 साल या 2 साल की बात करें तो कुछ टफ डिसीजंस भी लेने पड़े इसके लिए? देखिए, जो टफ डिसीजंस हैं इस ग्रोथ में, वो ज़्यादातर हमारे जो NPA कस्टमर्स थे उनके साथ हमें बहुत टफ डिसीजन लेने यहाँ पड़े। पर हम जो येस बैंक सेंटर में खड़े हैं, वो पहले रिलायंस सेंटर होता था। वो भी आपके एक तरीके से नमूना था कि किस तरीके से कोई प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एक कड़ा एक्शन लेकर अगर पैसा नहीं मिला है तो वहाँ पर रिकवरी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो देखिए, जो हमारे जितने भी NPA कस्टमर्स थे, क्योंकि ये बैंक जो मुश्किल में आया वो सिर्फ इसी वजह से आया कि NPA बहुत ज़्यादा थे कॉरपोरेट साइड पे, तो हमने उस पर पूरा तरह काम किया और हर कस्टमर के साथ हम अपना, जो हमारे डिपॉजिटर हैं, हमारे इन्वेस्टर हैं, उनके इंटरेस्ट में, अपने लीगल फ्रेमवर्क में रिकवरी के लिए हमने काफ़ी काम किया। और अगर आप देखें पिछले 2 साल के अंदर रिकवरी जो है वो हमारी 13,000 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी थी और इस साल भी हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारी रिकवरी है वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा की होगी। बिल्कुल। मुझे ये मैं समझना चाहता हूँ कि आपका फोकस रहा रिकवरी करने का, जो कि आपने जब से टेक ओवर किया है तब से ये फोकस आपने रखा है और कई सारे उसके में न सिर्फ रिलायंस इंफ्रा के केस में बल्कि अलग अलग आपने रिकवरी प्रोसीडिंग्स करी हैं।
ये फिर ये एआरसी का निर्णय क्यों लिया गया? जब आप खुद ही उसको अच्छी तरीके से निभा पा रहे थे, तो फिर ये एआरसी बनाने का आपने क्यों सोचा? देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले अगर आप एक ऑप्टिकली देखें, हमारे बैंक का जीएनपीए नंबर वो 13-14% के आसपास है अभी भी। बैंक के अंदर इस एनपीए को रिजॉल्व करने में कम से कम 2-3 साल लगेंगे। एक बार ये सारे ट्रांसफ़र होने से हमारे जो जीएनपीए नंबर है वो 2% आ जाएगा, जो हमारे इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा कंफर्ट, हर हमारे कस्टमर्स को, हर एक आदमी को कंफर्ट देता है। पहली तो बात ये है। दूसरी बात क्या है कि हर बैंक में जो हमारी प्रायोरिटी सेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट होती है कैलकुलेशन के लिए, अगर आप उसे मीट नहीं करते, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए बहुत मुश्किल है, खासकर हमारे बैंक के लिए आज के हालात में, तो हमको आरआईडीएफ फंड में पैसा रखना पड़ता है, जिस पर रिटर्न बहुत कम मिलता है। ओके। और उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो ग्रॉस एनपीए पर होती है। जब हमारा ये कोई 30,000 करोड़ का ग्रॉस एनपीए कम हो जाएगा, तो हमारी जो प्रायोरिटी सेक्टर की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम होगी। उसका हमारा एक डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर आएगा। तो आपको कुछ कैलकुलेशन किया है कि इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, अगर आप दर्शकों की सहायता के लिए अगर ये नंबर बता पाएँ? अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो ये थोड़ा सा एक लंबे समय की बात होती है, पर मुझे लगता है जो उस सबसे बड़ा रीज़न है जिसमें हमने ये डिसीजन लिया है एआरसी शिफ्ट करने का, अगर आप किसी भी एआरसी में शिफ्ट करें आपको अपसाइड नहीं मिलती। राइट। इस एआरसी में हम लोग इक्विटी स्टेक भी कर रहे हैं, तो अभी हमारा 9.99 है। रेगुलेटरी अप्रूवल के साथ हम इसको 19.99% ले जाना चाहते हैं। जी। दूसरी बात है कि हमारे देश के अंदर जो स्ट्रेस एसेट का एक अपॉर्चुनिटी वो बहुत बड़ी है। हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर स्पेस में एक एआरसी हो जो कि बहुत क्रेडिटेबल हो। तो इसीलिए हमने जो पार्टनरशिप करी है वो एक पूरे वर्ल्ड के एक रिनाउंड नाम है, जो कि स्ट्रेस एसेट में काम करते हैं, जेसी फ्लावर। तो उनकी जब इक्विटी यहाँ पर आई है, तो हम चाहते हैं इंडिया में एक बहुत क्रेडिटेबल एआरसी बने। तो हमारा जो उद्देश्य है वो खाली अपने बैंक के एनपीएस को ही रिजॉल्व करना नहीं है, बल्कि उस समय के बाद बाकी बैंकों के लिए भी अल्टरनेटिव इंडस्ट्री के लिए एक अल्टरनेट लेके और उसको हम रिजॉल्व करना चाहेंगे। अब यहाँ पर मैं एक सवाल समझना चाहूँगा। सरकार पिछले 2 साल से करीब जी, और उससे पहले भी बैड बैंक की बात हुई थी, एआरसी सेटअप करने का विचार कर रही है और वहाँ पे थोड़ा बहुत काम शुरू भी हुआ, और यहाँ पर आपने सोचा भी और उसको एग्जीक्यूट भी कर लिया काफ़ी कम समय में। क्या सही चीज़ें आपने कर ली हैं? और दूसरा, हाँ, ये कितना अलग होगा? जैसे आपने बोला बाकी बैंक भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे? तो हम इसमें देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारा किसी से कंपटीशन है। इतना बड़ा स्पेस है ये जी। स्ट्रेस एसेट का, तो उसके अंदर कम से कम पूरे देश में 4-5 ऐसे प्लेयर होने चाहिए। नेशनल एआरसी का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिया जी, वो सेटअप हो गई है, उसका काम शुरू हो गया है। हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर स्पेस में भी एक अपॉर्चुनिटी हो, तो एक ऑल्टरनेट है, क्योंकि जहां आप देखते हैं इतना बड़ा मार्केट है, तो कम से कम 4-5 अच्छी एआरसी हो तो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या येस बैंक का जो एआरसी का मैनेजमेंट है उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी? जी नहीं, ये बिल्कुल जो ये एआरसी है ये बोर्ड ड्रिवन एआरसी होगी जी, और उनकी अपने जो डिसीजंस होंगे वो उसके हिसाब से करेंगे। आपने बताया इस जो एनपीए हैं वो कितने घट जाएंगे एआरसी फॉर्म होने के बाद? तो हमारा जो एनपीए ग्रॉस एनपीए नंबर जो अभी कोई 14% है वो घट के 2% रह जाएगा, और ये अगले क्वार्टर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा? ये दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसको कुछ आने वाले समय में 31 दिसंबर से पहले ये हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो बैलेंस शीट पे अगर हम बात करें, जो 2 ट्रांजैक्शंस आपने गिनाए, पहला तो एडवेंट और कार्लाइल जी, और दूसरा ये एआरसी ट्रांसफ़र, जब ये डील कंक्लूड होती है कैसे रिफ्लेक्ट होगा दिसंबर क्वार्टर के अर्निंग्स में, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ? तो देखिए, इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात होगी, जो हमारा कैपिटल रेशियो है उसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा, जो हमारा सीईटी और पूरा कैपिटल है, और दूसरा हमारा जो जीएनपीए नंबर है वो 2% आ जाएगा। तो ये 2 ज़रूरी चीज़ें हैं जो अगले क्वार्टर से, मतलब इसी क्वार्टर के एंड में आपको नंबर्स में दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं आपके जो पिछले 3 साल बीते हैं यहाँ पर। आपने बताया कि कुछ टफ डिसीजंस लिए, एम्प्लॉय फ्रंट पे भी आई एम श्योर कि कुछ ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़े होंगे यहाँ पर आने के बाद,
और दूसरा, आप एक पब्लिक सेक्टर स्पेस से आते हैं। जी। जनरली माना जाता है कि नहीं, पब्लिक सेक्टर की मानसिकता एक अलग है काम करने की, और प्राइवेट स्पेस में जब आप आते हैं तो दूसरे तरीके से काम करना पड़ता है। आपके हिसाब से ये आकलन कैसा है और आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? देखिए, मुझे लगता है ये आकलन सही नहीं है कि जहाँ पर हम ये कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में माइंडसेट जो है और प्राइवेट सेक्टर में अलग होता है, हमको ये मानना चाहिए कि ये बैंक है। वो बैंक चाहे पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, दोनों के अंदर जो फंडामेंटल्स हैं वो सेम रहते हैं। जो सबसे बड़ा इशू है वो सिर्फ इतना है कि किसी भी बैंक में हम कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं गवर्नेंस को, कितनी इम्पोर्टेंस हम देते हैं ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को। जी। और साथ ही साथ जो हमारा एम्प्लॉय की बात है, उस पर चाहे उनका कॉम्पनसेशन हो या उनकी प्रमोशंस हो, वो परफॉर्मेंस लिंक्ड होनी चाहिए। तो ये सिस्टम पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी काम करता है और ये सिस्टम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी काम करता है। तो कोई फ़र्क नहीं है, और आप तो ये दर्शा रहे हैं कि कोई फ़र्क एक्चुअली पड़ा भी नहीं, इनफैक्ट चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं। लेकिन इस बीच पूरे, अगर मैं एपिसोड की बात करें, आपका करीब 27 साल एसबीआई में करियर रहा है। 37 साल, माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पर करीब 3 साल होने वाले हैं, तो करीब 30 साल में वहाँ के वर्क कल्चर में और यहाँ के वर्क कल्चर में कोई फ़र्क है या फिर लगभग सेम है? देखिए, वर्क कल्चर में ये हमेशा एक इंडिविजुअल पे ज़्यादा डिपेंड करता है, ना कि इंस्टीट्यूशन में। ओके। अगर आप देखें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, प्राइवेट सेक्टर में भी जो अच्छी इंस्टीट्यूशन है वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस है, जो नहीं है वहाँ नहीं। तो ये हमेशा इस पर डिपेंड करता है कि कौन इंडिविजुअल उसको चला रहे हैं। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में दोनों की जो वर्क कल्चर है, उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब लोग एक ही सोसाइटी के लोग हैं। बिल्कुल, बैंकिंग सेम है। बैंकिंग। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, इन 3 साल में आपकी लर्निंग्स क्या रही है? देखिए, जो लर्निंग हमने 37 साल में स्टेट बैंक में सीखी है, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया। और वो जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो ये है कि आप कभी भी किसी प्रॉब्लम को पोस्टपोन मत करिए। ओके। अगर प्रॉब्लम है, उसको एक्नॉलेज करिए, उसका समाधान निकालिए। और दूसरी बात है कि कभी भी जो बेसिक प्रिंसिपल हैं गवर्नेंस के, रिस्क मैनेजमेंट के, कंप्लायंस के, उनको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। तो उसी को हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया पूरे बैंक में, और उसी का आज एक ये रिजल्ट है कि बैंक इस पोजीशन पर पहुँचा है जहाँ पर 2 बड़े इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर, जिन्होंने कॉन्फिडेंस बैंक के अंदर दिखाया, बिल्कुल, और 8,900 करोड़ रुपए की इक्विटी वो ला रहे हैं। तो ये एक उसका कॉन्फिडेंस है। और हमारे जो 25,000 लोग हैं, अगर आप उनका काम देखें तो किस तरह की ग्रोथ, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी, और क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर वो बेहतर होती जा रही है। हमने बैंकर प्रशांत कुमार को तो देखा है, लेकिन इंडिविजुअली प्रशांत कुमार कैसे हैं, ये भी एक दर्शकों में ज़रूर चेष्टा होगी। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप जब काम में नहीं होते हैं तो आपको रिजुविनेट कैसे करते हैं? व्हाट डू यू डू? देखिए, मुझे तो एक तो बहुत ये शौक है पढ़ने का। अच्छा, करंट अफेयर्स, क्या हो रहा है दुनिया मतलब में, आप बैंक न्यूज़ में। चैनल ईटी नाउ देखते हैं? ईटी नाउ स्वदेश देखते मैं हैं? बिल्कुल चैनल्स भी देखता हूँ, उसके बारे में अपने जो पढ़ता भी हूँ। और दूसरा, मुझे म्यूज़िक का सुनने का बहुत शौक है। हर तरह का म्यूज़िक, हाँ हाँ, वो आपको एक अलग ही बिल्कुल। दूसरे उसके अंदर आपको वो शांति देता है। अच्छा, और अगर हम स्पोर्ट्स में बात करें तो वहाँ पर आपकी रुचि कहाँ पर? देखिए, हर इंडियन की क्रिकेट जो सबसे बड़ी होती है, पर साथ ही साथ अब जैसे आजकल वर्ल्ड कप फुटबॉल हो रहा है, हाँ हाँ, तो वर्ल्ड कप फुटबॉल भी एक ऐसी चीज़ है हाँ हाँ। जिसके अंदर बिल्कुल आपको बहुत मज़ा आता है। अब क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला पीरियड, अगर हम 50 ओवर के फॉर्मेट की बात करें, यस बैंक के लिए कौन सा पीरियड ओवर हो चुका है, कौन सा पीरियड बाकी है? देखिए, येस बैंक की मैं बात नहीं करूँगा, किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जी कभी भी T20 या 50 ओवर की बात नहीं करनी चाहिए। जी। किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए हमेशा टेस्ट मैच की बात, तो मतलब सेशन बाय सेशन देखना है, सेशन बाय सेशन, और एक बहुत लंबी सोच होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हम अभी तक की ग्रोथ जो हो चुकी है बैंकिंग सेक्टर में, और काफ़ी, वो तो T20 स्टाइल ही हुई है अभी की अगर हम बात करें तो, लेकिन आगे जाके आपको क्या लगता है कि वो मिडिल ओवर्स वाला फेज आने वाला है जैसे 50 ओवर्स में आता है? नहीं, मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहूँगा। हमारी सोच टेस्ट मैच की है, हाँ हाँ। रिजल्ट्स T20 के ये फर्क है।
अगर हम आपके बैंक डिविजन्स की बात करें तो आपको क्या लगता है कि मेसी की तरह कौन परफॉर्म करेगा, कौन सा वाला डिवीजन? नहीं, हमारे जो सभी डिवीज़न है मैं आपको बताऊँ, ये थोड़ा-सा कई बार रहता है कि कोई पर्टिकुलर सेगमेंट दूसरे से बेहतर करेगा। अगर आप देखें हमारा रिटेल बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, चाहे वो डिपॉज़िट में लें, चाहे लोन्स के अंदर देखें, और वो हमारे नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी। पर उसके साथ-साथ अगर आप देखें हमारा जो कॉर्पोरेट है, वो भी पिछले 2 साल के अंदर हम लोग डिस्पर्स कर रहे हैं नए। जी। और जो एक हमारा जो तीसरा स्पेस है, हमारा ट्रांज़ैक्शन बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग, जी। वो एक कंटिन्यूअसली पहले से भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे ये जो तीनों मेन ऑर्गन हैं, हमारा रिटेल, हमारा होलसेल और हमारा ट्रांजैक्शन बैंकिंग और डिजिटल, मुझे लग रहा है बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के टेस्ट मैच की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह तो काम करना ही चाहिए, और आप जैसे ने बोला संभल के खेलने की कभी ज़रूरत है, कभी फ्रंट फुट पे आके शॉट लगाने की ज़रूरत है। लेकिन आगे के मैं अगले 3 साल की अगर बात करूं कि जिस तरीके का बैंकिंग स्पेस इस समय चल रहा है, आपको लगता है फ्रंट फुट पे खेलने का टाइम चला गया या फिर अभी भी फ्रंट फुट पे बैटिंग नहीं, होगी? हमने फ्रंट फुट पे ही खेला है। फ्रंट फुट का मतलब ये होता है कि आप बिना डरे, हाँ, आपको वो एक्सपीरियंस है, आपको समझ होनी चाहिए। मतलब विकेट बचा के चलिए। विकेट बचा के चलिए, फ्रंट फुट पे खेलना कभी खराब नहीं होता, और हमारी अप्रोच बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलने की। इसी से जुड़ा मैं अगर पिछले टेन्योर की बात करूं, जो यस बैंक में अभी भी कुछ केसेस चल रहे हैं, वहां पर आपको क्या लगता है क्या गलती क्या हुई थी आखिर? देखिए, जो येस बैंक में गलती हुई, वो खासकर देखिए आपकी जो बैलेंस शीट का साइज़ होता है, उसके हिसाब से आपको एक्सपोज़र लेने चाहिए। जी। आपको बहुत बड़े-बड़े एक्सपोज़र नहीं लेने चाहिए। दूसरी बात है कि जब भी आप कोई एक्सपोज़र लें, तो इस बात का भी ये ध्यान रखें कि इसकी रीपेमेंट कैसे होगी। जी। है ना? तो हम लोगों ने जो आगे काम किया है, इसमें यह है कि एक तो बड़ा ग्रैन्युलर एक्सपोज़र किया है, और पूरी तरह ये समझ के कि हम किस पर एक्सपोज़र ले रहे हैं और किस सेक्टर्स में। तो मुझे लगता है जो रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे, उसको शायद ध्यान में नहीं रखा गया। किसी भी सेक्टर में आपकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई सेक्टर आज की तारीख में बहुत अच्छा हो सकता है, पर फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं। तो आपका जो पूरा रिस्क जो है वो पूरी तरह डिस्पर्स होना चाहिए। अब एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ आते हैं जहां पर ना सिर्फ हम प्रशांत कुमार से बात करेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि एम्प्लॉयज़ को वो कैसे मैनेज करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजन पेंटल भी जुड़ गए हैं, जो कि रिटेल डिवीज़न को हेड करते हैं। ही इज़ द ग्लोबल हेड ऑफ रिटेल डिवीज़न। आपका स्वागत है शो में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या प्रशांत कुमार जी टफ बॉस हैं? टफ तो देखो होना ही चाहिए। ये आप उनको देख के बोल रहे हैं? तो लेकिन टफनेस के साथ साथ ज़रूरी ये है दैट आपको जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, जो आपके बॉस आपसे बात कर रहे हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से रखते हैं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से समझते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये ज़रूरी है कि एक स्टेज पर आकर एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए कि हम कैसे आगे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से जब डिस्कशन हो जाए उसके बाद जो फॉलोअप है वो प्रशांत जी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो उसके लिए आपके पीछे रहेंगे, जो बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन उससे भी ज़्यादा उनका एम्फेसिस हमेशा ये होता है कि जो भी हमने टारगेट रखा है वो हम अचीव कैसे करेंगे, और अचीव ना सिर्फ उनके 1 डाउन्स और 2 डाउन्स के लेवल पे, बल्कि फील्ड में लास्ट आदमी तक वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, जिससे कि वो एक सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट हो। आई थिंक वो जो फिटनेस है, वो अप्रोच बहुत ज़रूरी है, जो मिस्टर प्रशांत में बहुत गहराई तक है। अब प्रशांत जी, हमने आपसे बातचीत की थी कि एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करना है एसेट रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे। वो एक बड़ा टफ पीरियड था। उस दौरान आपके राजन जी को क्या इंस्ट्रक्शंस थे और बाकी एम्प्लॉयज़ को आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, सभी एम्प्लॉयज़ को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, बैंक के अंदर जो उनका बिलीव था उसको लौटाना जी। तो हमने जितने भी अपनी स्ट्रेटेजी में, डिसीज़न मेकिंग में थे, वो एक कलेक्टिव डिसीज़न था। वो सबसे बड़ी बात थी। और हमारी स्ट्रेटेजी डे 1 से बहुत क्लियर थी कि जो भी हम बैंक में करेंगे, हमारे 25,000 लोग साथ में करेंगे। हर आदमी उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। और आज भी मुझे कहते हुए ये बहुत गर्व है कि आज भी जो आप ये प्रोग्रेस देख रहे हैं बैंक की, ये क्योंकि 25,000 लोगों ने साथ में मिलकर काम किया। जी बिल्कुल। राजन जी, एक सवाल जो बड़ा कस्टमर्स का रहता है, खासकर जो डिपॉजिट रेट्स हैं
वहाँ पर थोड़ी सी कम ग्रोथ हुई है, हालांकि बैंक्स ने अभी बढ़ाने शुरू कर दिए, लेकिन येस बैंक जाना जाता था कि हाई सेविंग्स अकाउंट रेट देने के लिए। वहाँ पर हमने देखा है अभी आप एट वॉर की तरह नहीं जा रहे हैं, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, हमने रिकंस्ट्रक्शन के बाद बहुत सोच समझ के एक एक स्टेप लिया है, और उसमें ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस, कस्टमर के कॉन्फिडेंस को प्राप्त करने के लिए हमने अपने सर्विस लेवल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट की वजह से कस्टमर आता है जी। कस्टमर को अगर अच्छी सर्विसेज मिले, अच्छा अगर व्यवहार हो बैंक के एम्प्लॉयज़ का, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। इंटरेस्ट रेट भी मैटर करता है, ऐसा नहीं कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स कॉम्पिटिटिव नहीं, हम काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं, लेकिन क्या मार्केट में सबसे ऊपर इंटरेस्ट रेट रखकर ही कस्टमर आता है? तो उसका आंसर शायद नहीं है। कस्टमर पूरी की पूरी सर्विस चाहता है, और बैंक का पूरा जो फोकस रहा है वो उन सर्विसेज को कस्टमर को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रेट लेकर जाने का रहा है, और उसकी वजह से हमारी ग्रोथ भी मार्केट में हम 2x ग्रो कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन। आई थिंक जो फोकस ऊपर से लेकर नीचे तक है वो है बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट सर्विस प्लेटफॉर्म, और बैंक के एम्प्लॉयज़ का बेस्ट व्यवहार कस्टमर्स के साथ रहे, जिससे हम उनको अच्छी से अच्छी सर्विस, मतलब सर्विसेज पे भी फोकस होना चाहिए, ना सिर्फ इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और वही हमारा फोकस है। बिल्कुल। मिस्टर प्रशांत कुमार, मिस्टर राजन पेंटल, आप जो फ्यूचर ग्रोथ जो टारगेट कर रहे हैं उसके अगर नियरेस्ट जो गाना आपके दिमाग में आता है, क्योंकि मैंने आपको सुना आप बहुत ही अच्छा गुनगुनाते हैं, अगर आप गा के बता पाएँ, और मिस्टर प्रशांत कुमार इफ़ यू कैन जॉइन प्लीज़। तो मुझे ये लगता है कि ये तो पूरी मार्केट मानती है कि हम एक स्थिर बैंक हैं जी, राइट। ये भी मार्केट मानती है कि टेक्नोलॉजी में येस बैंक का कोई जवाब नहीं है, राइट। तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, प्लेटफॉर्म है, सर्विस है, बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं, बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, तो अब क्या रह जाता है? अब ये रह जाता है कि मार्केट में चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हमें ग्रो तो करना है। तो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, देखें ज़रा किस में कितना है दम, मिस्टर कुमार इफ़ यू कैन जॉइन। जम के रखना कदम, ला 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 ला।